अब हो रही है, ठीक है। चलिए जी, अब मैंने बोला कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, पॉइंट पी, मतलब इस पोजीशन पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, और हम इस पार्टिकल पे एक फोर्स लगाते हैं। तो आप ये देखिएगा कि जिस पॉइंट पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, इसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन करा, इसको मैंने बोल दिया आर, है ना। और यहाँ पर फोर्स लग रहा है ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एफ। ये फोर्स हो गया हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफ, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, बिकॉज मैं वेक्टर्स की टर्म्स में बोल रहा हूँ, तो आर को बोलूंगा आर वेक्टर, और जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स को बोलेंगे एफ वेक्टर। ये हो गया, ठीक। और यहाँ इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो हम जब भी टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या होता है, ये मेरा टॉर्क होता है ना। तो अब ये आर हो गया, ठीक, ये एफ हो गया। तो फोर्स और ये जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये हमारा आर हो गया। तो इसमें क्या कहा जाता है कि अगर मैं इसको वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करूं, वेक्टोरिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो वेक्टोरिकली ऐसे होता है कि देखिए बेटा, जैसे हम कभी भी कोई दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और वो दो वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री पे होते हैं ना, तो वेक्टर के ऐसे प्रोडक्ट को मैं बोलता हूँ वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। मैं दोबारा बताता हूँ आपको कि जब भी कोई दो वेक्टर्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं कोई दो वेक्टर्स, तो उस केस में हम ये बोलते हैं कि जब दोनों का प्रोडक्ट होता है ना वेक्टर्स का, तो उन दोनों के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। और वो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, वो किस तरीके से होता है वो देखिएगा। ये होगा हमारा टाउ वेक्टर, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और इसका जो फॉर्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, वो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये होता है कि ये तो वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। अगर मैं टॉर्क का मैग्नीट्यूड, टाउ का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ, वो मैग्नीट्यूड ऐसे निकलेगा, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड हो गया टॉर्क का, कि कितने ताकत की आप रोटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड हो गया टॉर्क का, ठीक है जी। तो ये होता है हमारा कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, अगर उसको रोटेशनली आप टॉर्क की हेल्प से रोटेशनल मोशन देते हैं, अगर आप उसको वेक्टोरिकली बताना चाहें तो आप ये कहेंगे कि आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, बस इतना। और आपसे कोई बहुत ज्यादा डिटेल में पूछा जाएगा ये, ऐसा नहीं। तो ये जो हमने वेक्टर प्रोडक्ट करा था, वेक्टर प्रोडक्ट में हमने सीधा सीधा ये देखा था कि जब भी कोई दो वेक्टर्स का आपस में 90 डिग्री एंगल बनता है ना, दो वेक्टर्स के आपस में जब भी कभी 90 डिग्री एंगल बनता है, तो हम बोलते हैं कि वो जो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है उसको वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। बताइए जी, सभी बच्चों को क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं, बताइए सभी को क्लियर है, आगे चलें। यस सर। ठीक है। अब यस सर। ओके जी, ओके। अब इसके बाद में मैं एक चीज और एक्सप्लेन करूंगा इसमें, कि ये जो होता है ना कि टॉर्क एक्टिव होना पार्टिकल की, एक छोटे से पार्टिकल की बात करी तो उस पर टॉर्क कितना एक्ट करेगा, तो इसके हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे, इसके कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। वो स्पेशल केसेस क्या है देखिएगा जरा। इसके कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। तो स्पेशल केसेस क्या है, पहला देखिएगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, तो हम क्या कहेंगे, तो हमारा टॉर्क कितना हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, तो टॉर्क हमारा कितना हो गया, जीरो। सिमिलरली अगर ये 180 डिग्री है तो टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी बेटा जीरो होती है, तो आर एफ इंटू जीरो
तो ये भी हमारा इस केस में भी टाउ 0 हो जाएगा। ये स्पेशल केसेस है जब हमसे ये बोला जाए कि जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जब उसमें और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक, तब तो हम इसको बोलेंगे कि आर एफ साइन थीटा बन जाएगा ये, ठीक है। तो अब अगर ये बोल रहे हैं हमसे, भाई हमने अभी तक जो पढ़ा था वो यही तो पढ़ा था, टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ, कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आर इंटू एफ हमने क्यों करा, आर इंटू एफ हमने इस वजह से करा कि भाई यहाँ पर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का एंगल का मतलब क्या हो गया, साइन 90, और साइन 90 का मतलब हो गया 1। तो टाउ इज इक्वल टू आर एफ हो गया। तो अब तक हमने जो कहा था वो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी थी, तो मैग्नीट्यूड था आर इंटू एफ, ठीक है। चलिए जी, जब ये हमने देख लिया तो इसके बाद अब हम ये कहते हैं कि भाई जरूरी थोड़ी है हर बार 90 डिग्री एंगल हो सकता है एंगल थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो, ठीक है, तो तब भी तो कुछ रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होगा ना, ठीक। अच्छा, तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे मान लीजिए हमने जो कोई डोर होता है ना, कोई दरवाजा है, उस दरवाजे को आप अगर इस तरह से खोल रहे हैं तो आप रोटेशनल मोशन अगर उसमें दे रहे हैं तो वो तो इस तरीके से घूमना तो शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस डोर को बीच में से प्रेस करोगे तो वही बात है कि टॉर्क जो है वो टॉर्क थोड़ा सा कम हो जाएगा, फोर्स आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी। और जो रेडियल डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस, ये रेडियल डिस्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि आप दरवाजे को कॉर्नर से पकड़ कर नहीं घुमा रहे हो, बीच में से घुमा रहे हो। तो इस केस में क्या देखने को मिलता है कि ये जो चीज है, अगर आप एक कॉर्नर से, मान लीजिए मैं लास्ट टाइम वाला ही एग्जांपल देता हूँ आपको बुक लेकर, कि ये हमारे पास बुक है और आप इसको कॉर्नर से पकड़कर ऐसे घुमा रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा आसानी होगी इसको खोलने में, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने इसको यहाँ से बीच से खोलने की कोशिश करी तो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, ठीक, क्योंकि ये तो आसान, ये तो एक्चुअली बुक है, बहुत हल्की है। दरवाजे को आप कॉर्नर से खोलेंगे तो बड़े आसान से खुल जाएगा, लेकिन आप बीच में से खोलेंगे या बिल्कुल इस हिंज के पास से आप दरवाजे को खोलने की कोशिश करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो ये वही स्पेशल केसेस हैं कि भाई अगर एंगल कुछ अलग है, मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं है, आप बीच में से कहीं से पकड़ते हैं या एंगल थोड़ा सा टिल्टेड हो जाता है तो टॉर्क पर कितना असर आएगा, तो उस चीज के बारे में ये स्पेशल केसेस है। तो देखिएगा कि हमारा पहला स्पेशल केस तो ये हो गया व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। दूसरा बिल्कुल सिंपल, दूसरा केस तो है ही जो हमने पहले देखा था, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो टाउ कितना हो जाएगा, आर एफ साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मतलब ही 1 होता है, तो टाउ की वैल्यू क्या हो गई, आर एफ, टाउ की वैल्यू आर एफ हो गई। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं, दो स्पेशल केसेस तो ये हो गए, ठीक है बेटा। थर्ड केस और देखते हैं, व्हेन आर इज मैक्सिमम, आर इज मैक्सिमम, व्हेन आर इज मैक्सिमम, मतलब जब आर बहुत ज्यादा हो, आर बहुत ज्यादा का मतलब क्या है कि ये जो रेडियस है ये बहुत ज्यादा हो, तो टॉर्क को भी ज्यादा करने के लिए टॉर्क भी ज्यादा हो। जब आर ज्यादा हो तो टॉर्क ज्यादा कब होगा, टॉर्क ज्यादा तब होगा जब मैं बिल्कुल उसको कॉर्नर से पकड़ूंगा। आप ये समझ लीजिए, यही कॉर्नर वाली बात जो मैं आपको बता रहा था कि भाई आर ज्यादा कब होगा, ये मेरा सेंट्रल एक्सेस है, ये सेंट्रल एक्सेस है, यहाँ से हम मान लीजिए इस पॉइंट से फोर्स लगाते हैं, हम मान लीजिए बीच वाले पॉइंट से फोर्स लगाते हैं तो आर मेरा कम है, और मैं आगे बढ़ता हूं तो आर और ज्यादा हो जाएगा। तो जितना 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 मेरा मैं कॉर्नर में पहुंचता जाऊंगा मेरा आर बढ़ता चला जाएगा। तो सीधी सीधी बात यह है कि आप जितना कॉर्नर से फोर्स लगाएंगे, मतलब आउटर एज से जितना आप फोर्स लगाएंगे किसी भी चीज में रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करने के लिए, तो तब आपका टॉर्क उतना ही ज्यादा मैक्सिमम होगा। when r is maximum, tau is also maximum, tau is also maximum, that is when force is applied on the outer edge, when force is applied on the outer edge। बताइए जी, इतना क्लियर, इतना सभी को क्लियर है, बताइए चलें आगे।
यस सर। ठीक है जी। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कि जब भी मैं किसी टॉर्क की बात करूंगा तो टॉर्क में दो कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हम अभी तक जो हम स्ट्रेट लाइन मोशन करते हुए आए हैं, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हमारे दो कंपोनेंट्स होते थे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट एंड द सेकंड इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जैसे मान लीजिए ऐसा होता था कि ये तो एक्स एक्सिस है और ये वाली वाई एक्सिस है। ये बेटा मैं टू डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ 3D में फिगर बनाकर दिखाई, 3D नहीं, हम टू डायमेंशन की बात करते हैं। तो टू डायमेंशन में क्या हो गया कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। फोर्स लगा इस तरीके से, हमने कहा कि यहाँ ऐसे फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर, और ये एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। तो मैं बोलता था बेटा ये वाला जो इसका कंपोनेंट है, जो थीटा जिसके साथ बना रहा है ना एंगल, तो ये वाला कंपोनेंट तो कहलाएगा एफ कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तो ये तो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। तो दो कंपोनेंट्स आ गए यहाँ पर। अब इसी तरीके से यहाँ तो स्ट्रेट लाइन फोर्स थी ना, लेकिन अब मैं रोटेशनल फोर्स लगा रहा हूँ। रोटेशनल फोर्स जिसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क भी बोलते हैं। तो उस केस में वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे बनाओगे, क्योंकि वो फोर्स तो लगातार घूमती जा रही है, वो फोर्स तो किसी स्ट्रेट लाइन में चली नहीं रही है। तो टॉर्क के केस में या टॉर्क के केस में आप कंपोनेंट्स कैसे ब्रेकअप करेंगे, ठीक है, वो देखना है। चलिए जी, तो अब मैं बात करता हूँ डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क। मेरी बात समझ में आ गई ना कि टॉर्क ये तो स्ट्रेट लाइन फोर्स थी, मैं किसी चीज में एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कंपोनेंट्स को डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब मेरे पास क्या है कि अब मैं इसको टॉर्क दे रहा हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट में मैं टॉर्क लगा रहा हूँ, यानी कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स इस तरह से लगा रहा हूँ, घूमती हुई फोर्स, ठीक, जो उस ऑब्जेक्ट को घुमा रही है। तो जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को घुमाती है तो आप समझ लीजिए उसी फोर्स को मैं टॉर्क बोलता हूँ। तो वो टॉर्क जो है वो किस किस चीज पर डिपेंड करती है, मुझे वो देखना है, ठीक है। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, मतलब कंपोनेंट्स किस तरह से हमें डिवाइड करना है, हमें वो देखना है यहाँ पर, ठीक। तो देखिएगा, अभी हो सकता है आपको यही ना समझ में आ रहा हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं बताता हूँ अभी आपको, देखिए। डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क ऑन मोमेंट आर्म, ठीक। इसमें याद रखिएगा, मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि मोमेंट आर्म क्या होता है, जो भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है, कि मैं इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा हूँ, तो इस पॉइंट के और ओरिजिन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज मोमेंट आर्म, ठीक। मैं इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा हूं, तो इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है ये, इस पॉइंट पर जो मैंने फोर्स लगाया, तो इस पॉइंट के और ओरिजिन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज मोमेंट आर्म, उसको हम मोमेंट आर्म बोलते हैं, ठीक। तो अब मैंने क्या करा कि मैं यहाँ पर, देखिए, 3D में समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम 2D में ही इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर तो एक्स एक्सिस है, पर एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक। और ये हो गया हमारा ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन। अब देखिएगा, हमने कहा कि एक स्पेस में पॉइंट है पी, यहाँ पर एक पॉइंट है पी, और हमने ओरिजिन से इस पॉइंट पी को ज्वाइन कर दिया, ओरिजिन से पॉइंट पी को हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर फोर्स लग रही है, ठीक है। तो फोर्स किस तरीके से लगेगी, आप ये देखिएगा कि हमने एक फोर्स लगा दी इस तरह से, यहाँ तो ये इसका डिस्टेंस है आर वेक्टर, और मैंने बेटा फोर्स लगा दी ऐसे एफ। भाई जरूरी थोड़ी है मैं आर से परपेंडिकुलरली लगाऊंगा फोर्स, मैं किसी एक एंगल पर लगा रहा हूँ, और वो एंगल किसके साथ बन रहा है, ये देखिएगा,
मैंने कहा कि ये जो आर वेक्टर है ना, इस आर वेक्टर को आप एक्सटेंड करिए आगे, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, और एफ जो है ये फोर्स है, ये इसके साथ में थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा फोर्स है एफ वेक्टर, ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, इसको मैंने बोल दिया एफ वेक्टर। ऐसे ही अब इसके अलोंग, भाई जैसे यहाँ पर थीटा के अलोंग क्या हो जाएगा, थीटा के अलोंग हो जाएगा एफ कॉस थीटा। कंपोनेंट दो तरह से डिवाइड होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो जब भी फोर्स के साथ में यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, तो जिसके साथ में एंगल थीटा बनता है ना, वो वाली साइड हो जाती है कॉस वाली, तो इसको मैंने बोल दिया एफ कॉस थीटा, इसको एफ कॉस थीटा बोल दिया। अब इसी तरीके से आप ये देखिएगा कि ये तो हो गया इसके अलोंग वाला, लेकिन इसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होगा, इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। बताइए जी, इतना समझ में आ गया? एकांश क्लियर है? एकांश बताइए। यस सर। दृष्टि सर यस थर्ड सर। दोबारा बता दीजिए। दोबारा बताता हूँ। हमें तो ये देखना है कि जैसे यहाँ पर मैंने ये बोला कि एक पॉइंट है पी, ठीक, यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है पॉइंट पी पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पर मैंने एक फोर्स लगा दी ऐसे, ठीक, और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहाँ से ओरिजिन से कनेक्टेड है ये पार्टिकल, तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, आर वेक्टर। वेक्टोरिकली ले रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस की हमने कहा कि चलिए कोई डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है ये, तो डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसलिए उसको आर वेक्टर लिख दिया। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसलिए एफ वेक्टर लिख दिया। तो मैंने यहाँ पर जैसे फोर्स लगाया, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन जाता है, टॉर्क बन जाता है। इसी तरीके से मैंने कहा यहाँ पर ये पॉइंट पार्टिकल है, इस पॉइंट पी पर पार्टिकल रखा हुआ है, उसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, और इस पर मैं परपेंडिकुलर फोर्स ना लगा के मैं एक एंगल पर फोर्स लगा रहा हूँ, यानी कि मैं फोर्स इस तरह से लगा रहा हूँ, मैं फोर्स इस तरह से लगा रहा हूँ, लेकिन ये पार्टिकल ओरिजिन से कनेक्टेड है, एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो आप सीधा सीधा देखिएगा कि अगर एक घोड़ा है और उसकी गर्दन में हमने रस्सी बांधकर उसको एक पॉइंट से बांध दिया ना, जमीन में जिसको खूंटा बोलते हैं, हमने उससे उसको बांध दिया, वो घोड़ा कितनी भी ताकत लगा ले सीधा दौड़ने की, लेकिन वो रस्सी बंधी हुई है, वो टेढ़ा 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 करके वो एक सर्कुलर पाथ ही बनाएगा। सर्कुलर पाथ का मतलब क्या है कि वो एक टॉर्क होगी उसकी, वो जितनी भी ताकत लगा रहा है, वो लगा तो रहा है फोर्स, लेकिन फोर्स सारी की सारी टॉर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि गर्दन उसकी बंधी हुई है एक जगह से, एक फिक्स पोजीशन पर उसकी गर्दन बंधी हुई है, तो वो कितना भी सीधा सीधा दौड़े, रस्सी उसको खींचती रहेगी, वो खींच के वो ऐसे मुड़ता चला जाएगा। बताइए जी, मेरी बात तो समझ में आ गई सबको? यस सर। ये समझ में आ गया? तो मैं वही कह रहा हूँ कि अब मैंने क्या करा कि वो मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊं, या मैं परपेंडिकुलर लगाऊं, या मैं थोड़ा सा इस तरफ को लगाऊं, मेरे को घूमना इधर ही है। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल यहाँ इससे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए फोर्स कहीं भी लगे ये घूमेगा गोल गोल, है ना। अब देखिएगा, तो वो कितने एंगल पर लग रही है फोर्स, हमने ये कह दिया कि ये जो आर है ना, इस आर को आगे एक्सटेंड करा, तो ये इसके साथ इतना एंगल बना रहा है थीटा। तो ये जो हो गया, ये हो गया एफ कॉस थीटा, और ये जो ऊपर की तरफ हो गया, ये हो गया जी एफ साइन थीटा। बताइए जी, इतना समझ गए? बताइए जी, इतना यस समझ में सर। आ गया? यस सर। यस। यस सर। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या कहते हैं कि जब हम नॉर्मल स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं, तो ये वाला कंपोनेंट कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कॉस थीटा वाला कंपोनेंट भले ही वो दिखने में ऊपर की तरफ या टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी दिखाई दे, लेकिन cos थीटा वाले कंपोनेंट को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, और sin थीटा वाले कंपोनेंट को हम वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। ये रूल है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगला अगला मैं इसमें यहाँ पर क्या समझाना चाहता हूँ कि यहाँ जो हमारे कंपोनेंट्स है ना, वो जो R के अलोंग है, हियर कंपोनेंट्स are resolved as
फर्स्ट है रेडियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट क्या हो जाएगा जी, एफ आर वेक्टर, एफ आर वेक्टर रेडियल कंपोनेंट। तो जो आर के अलोंग है, जो आर के अलोंग है वो आपका क्या हो गया, रेडियल कंपोनेंट। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा जी एफ कॉस थीटा। जो रेडियल कंपोनेंट है जो आर के अलोंग है वो एफ कॉस थीटा हो गया, और जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वाले को हम बोलते हैं एंगुलर और टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो बस कहने का फर्क है, बस कहने का फर्क है, बाकी बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन मोशन की तरह। कि जो रेडियस के मतलब एक तरह से ये रेडियस ही हो गया ना, कि जब ये पार्टिकल इससे जुड़ा हुआ है और ये कितना भी इधर फोर्स लगा है इधर फोर्स लगा है, इसको घूमना ऐसे ही है, ये ऐसे गोल गोल घूमेगा। तो गोल गोल घूमने का मतलब क्या है कि ये रेडियस है यहाँ पर, तो ये रेडियस को मैंने बोल दिया रेडियल कंपोनेंट। रेडियस के अलोंग जो कंपोनेंट है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमने क्या बोल दिया, रेडियल कंपोनेंट। और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है उसको हम बोलेंगे एंगुलर कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट, और टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो जैसे यहाँ पर लिखा है एफ आर वेक्टर, ऐसे ही टेंजेंशियल कंपोनेंट को हम लिखते हैं एफ थीटा वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया जी, देखिए एफ थीटा वेक्टर, इसको मैं बोलूंगा एफ साइन थीटा। एफ थीटा वेक्टर क्या हो गया, एफ साइन थीटा। ठीक है, बताइए इतना क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं, बताइए समझ गए, यस सर। समझ गए, अनुभा क्लियर है? यस सर। ठीक है, कनिष्का बताइए क्लियर है? यस सर। मिलन क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब एक चीज मेरे को बतानी है आपको, कि जब हमने यहाँ पर देख लिया कि टाउ, यहाँ पर टाउ की वैल्यू क्या है, आर एफ साइन थीटा, जब हम ये देख चुके हैं तो इससे मैं कुछ कंक्लूजन निकालता हूँ। इससे हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कि ये तो हमारे कंपोनेंट्स हो गए। अगर रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होने वाला है किसी ऑब्जेक्ट में तो उसके कंपोनेंट्स इस तरह से हो गए। अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एफ साइन थीटा इंटू आर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एंगुलर कंपोनेंट एंगुलर कंपोनेंट, क्योंकि एफ साइन थीटा क्या था, एंगुलर कंपोनेंट ही तो था एफ थीटा। तो एंगुलर कंपोनेंट इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंगुलर कंपोनेंट इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बता दीजिए ये सभी को क्लियर है कि नहीं, यस सर। बताइए जी, ये समझ गए? अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट मैं इसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ वो देखिएगा। ये यहाँ पर यहाँ पर ये कहा जाता है कि जैसे ये वाली चीज जो आपको बताई ना कि टाउ इज इक्वल टू एंगुलर कंपोनेंट इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक क्वेश्चन बनता है और ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन दैट टॉर्क डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स एंगुलर कंपोनेंट एंड नॉट ऑन इट्स रेडियल कंपोनेंट। टॉर्क कभी रेडियल कंपोनेंट पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एंगुलर कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। तो एंगुलर कंपोनेंट हमारा क्या है, एफ साइन थीटा। तो ये चीज इसमें पूछ ली जाती है आपसे कि शो दैट टॉर्क डिपेंड्स ओनली ऑन द एंगुलर कंपोनेंट या टेंजेंशियल कंपोनेंट। हेंस टॉर्क डिपेंड्स ओनली
डिपेंड्स ओनली ऑन द एंगुलर और टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, बस इतना आप एक्सप्लेन कर देंगे, लिख देंगे, और थोड़ा नोट्स मैंने आपको इसके अभी भेज ही दिए थे, लास्ट टाइम से जितना कराया था, जो आज का करवाया वो भी भेज दूंगा आपको। तो उसमें जितना मैंने मेंशन कर रखा है उतना जरूर एग्जाम में मेंशन कर दीजिएगा कि टॉर्क जो है वो केवल और केवल एंगुलर या टेंजेंशियल कंपोनेंट पर डिपेंड करता है, दैट्स इट। उसका रेडियल कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं। हाँ, जो हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स के तो दो कंपोनेंट्स होंगे ही होंगे। तो एक कंपोनेंट जो रेडियस के अलावा होंगे, एफ cos थीटा, उसको बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट। एक कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है, उसको वर्टिकल कंपोनेंट ना बोल के उसको एंगुलर या टेंजेंशियल कंपोनेंट बोल देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताना चाहूंगा। और शायद मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट जब करवाया था तब शायद मैंने आपको बताया था। अगर नहीं बताया है या आप लोगों को ध्यान नहीं है तो जरा दोबारा से ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो, ऐसा होता है कि जब भी हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ना, मैं ये कहता हूँ लेट कैपिटल ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड कैपिटल B वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो हमने ये दो अलग अलग वेक्टर्स ले लिए। अब जो ये दो अलग अलग वेक्टर्स हैं, इनका मान लीजिए मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट करना हो, इन वेक्टर्स का अगर मान लीजिए मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना हो, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट इनका किस तरह से करेंगे वो देखिएगा। देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम टॉर्क की बात करते हैं ना बेटा, तो टॉर्क के लिए मैंने आपको ये बताया कि टॉर्क का फॉर्मूला तो ये हो गया, ये तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन टॉर्क क्या है, रोटेशनल फोर्स है, वो हर इंस्टेंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यानी कि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसको मैं वेक्टोरिकली अगर रिप्रेजेंट करूंगा, तो हम ऐसे बोलते हैं कि आर एफ साइन थीटा कहां से आया, बिकॉज टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो अगर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर है तो उसको सॉल्व किस तरह से करा जाएगा वो देखिए। मैंने ये कहा कि अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर दे रखा है और एक बी वेक्टर दे रखा है, तो तरीका क्या होता है सॉल्व करने का। देखो, हमने लिखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा, यहाँ लिख देंगे आई कैप। देखो, इसको मैं जो आपको करा रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। और कभी भी जब मेरे को दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम डिटर्मिनेंट रूल लगाते हैं। डिटर्मिनेंट रूल क्या होता है, यहाँ आप लिखोगे आई कैप जे कैप के कैप। अभी के लिए, अभी जो 3-4 नए बच्चे हैं बैच में, वो अभी के लिए बस जो मैं समझा रहा हूँ बस उतना समझते चलो। अभी आप लोगों को ये दिक्कत आएगी कि ये आई कैप जे कैप के कैप क्या चीज है, तो हमने पढ़ाई है, उनको कुछ पता ही नहीं। ठीक, तो अभी के लिए सिर्फ इतना नोट करते चलो, बता दूंगा आपको, और 1-2 दिन के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। अब ये देखिएगा, ये है 2 3 4, मेंशन करो 2 3 4। फिर नीचे 3 4 5 मेंशन करिए, 3 4 5, और इसको डिटर्मिनेंट को ऐसे आप क्लोज कर दीजिए। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या चीज है इसमें। नेक्स्ट मैं ये बताता हूँ कि यहाँ हमें 3 साइन याद रखने होते हैं। 3 साइन, साइन क्या होते हैं, वही प्लस माइनस वाले साइन। ठीक, तो इसको मैं बोलूंगा प्लस, इसको मैं बोलूंगा माइनस, इसको मैं बोलूंगा प्लस। देखिए, ये चीज प्रॉपर्ली डिराइव हो सकती है, मैं डिराइव करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सॉल्व करना सीखते हैं। तो इसका साइन होता है प्लस, इसका साइन होता है माइनस, इसका साइन होता है प्लस, प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा आई कैप
विद प्लस साइन, प्लस का आई कैप। फिर आप क्या करेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग होती है ना, ये जो तीन लिखे हुए हैं एक लाइन में हॉरिजॉन्टली, फिर जो दूसरे तीन है 2 3 4 एक लाइन में, तीसरे, इनको बोलते हैं रोज। जो हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग है बेटा उसको बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकल ग्रुपिंग है उसको बोलते हैं कॉलम्स। ठीक, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपने ये वाला जो आई कैप जिस कॉलम में है, जैसे ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, तो आई कैप वाला कॉलम छोड़ दिया और रो छोड़ दिया, तो क्या बचा, सिर्फ कितना बचा, 3 4 4 5। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 4। फिर अगला है जे कैप विद माइनस साइन, माइनस जे कैप, तो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको कॉलम को छोड़ दो जे कैप वाले और रो को छोड़ दो, तो क्या बचा, 2 4 3 5, तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3। एक तरीका होता है बेटा इसको सॉल्व करने का, कैसे, इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, तो नंबर क्या बचे, 2 4 3 5, तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3। ठीक, ऐसे ही आई के आपने क्या करा, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, तो 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 4। ठीक, दिस माइनस दिस, ऐसे करते हैं। फिर अगला है प्लस का ठीक है, तो ये कॉलम को छोड़ दिया, ये रो को छोड़ दिया, तो अब क्या बचा, 2 3 3 4, तो 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3। तो आई कैप और ब्रैकेट में 3 5 15 माइनस 4 4 16, माइनस जे कैप ब्रैकेट में 2 5 10 माइनस 4 3 12, फिर प्लस का के कैप और ब्रैकेट में 2 4 8 माइनस 3 3 9, 15 माइनस 16 कितना हो गया, माइनस 1 आई कैप, 10 माइनस 12 कितना हो गया, माइनस 2, माइनस 2 इंटू माइनस प्लस का 2 जे कैप, और 8 माइनस 9 क्या हो गया, माइनस का 1 के कैप। ये वैल्यू आ गई, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। बताइए जी, सभी को समझ में आ गया इतना, सभी को इतना समझ में आ गया, बताइए कि दो यस सर। वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से निकालते हैं, ये क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको ये जो बताया है, ये किस लिए बताया है कि हमको डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व करना आता है तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं, पर बहुत छोटा सा इसमें, कई बार ऐसा होता है बहुत छोटा सा इसमें क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन देखिएगा, एक मिनट वेट करिए बस, मैं ये मिटा रहा हूँ इधर से। देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स, फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स 7 आई कैप 7 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, 7 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप अबाउट द ओरिजिन
which acts on a particle about the origin, which acts on a particle whose position vector is which acts on a particle whose position vector is I cap plus j cap minus k cap, I cap plus j cap minus k cap. ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर एक पार्टिकल का दे रखा है। पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है कि पोजीशन वेक्टर कब निकलता है? पोजीशन वेक्टर तब निकलता है जब मैं किसी पार्टिकल की पोजीशन को ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं। तो यानी कि ये वाला जो वेक्टर है ये दे रखा है मेरे को आर वेक्टर दे रखा है। तो जहां पर भी पार्टिकल जैसे चलिए मैं इसमें सीधा सीधा बताता हूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक। या चलिए ये वाई एक्सिस जब 3D में दे रखा है, आई जे के तीनों कंपोनेंट है मतलब 3D में दे रखा है, तो y हो गया, ये z हो गया, और ये जो फ्रंट वाला है ये हो गया x, ठीक। तो पार्टिकल आपका कहीं पर भी है, मान लो यहां पर है, इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर देने का मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर मतलब जहां पर भी पार्टिकल है उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। तो ये r वेक्टर, ये जो r वेक्टर है, दिस r वेक्टर इज i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ये है, ठीक है। फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स, टॉर्क ऑफ अ फोर्स दैट एक्ट्स अबाउट द ओरिजिन। तो ये अबाउट द ओरिजिन मतलब वो फोर्स वो है जो ओरिजिन के चारों तरफ किसी पार्टिकल को ऐसे घुमा रही है। एक्ट्स अबाउट द ओरिजिन, एक्ट्स एट द ओरिजिन नहीं है, अबाउट द ओरिजिन मतलब ओरिजिन के चारों तरफ वो घुमा रही है उस पार्टिकल को। तो इसका मतलब मेरा फोर्स यहाँ यहाँ कहीं पर भी लग रहा है, मान लो ऐसे लग रहा है, वो फोर्स हम किधर भी लगाएं, बिकॉज ये पार्टिकल ओरिजिन से कनेक्टेड है, तो ये पार्टिकल ओरिजिन के चारों तरफ ही घूमेगा, सर्कल बनाएगा ही बनाएगा, मतलब रोटेशनल मोशन होगा ही होगा। तो एफ वेक्टर कितना हो गया? 7i माइनस 3j माइनस 5k, ठीक है। तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर ये हो गया हमारे पास। सीधा सीधा निकालो जी, टाउ वेक्टर, टाउ वेक्टर होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और ये कैसे निकलेगा? जैसे मैंने आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट बताया, बिल्कुल इसी तरीके से। कैसे? पहले लिखो आई कैप जी कैप के कैप, फिर आर वेक्टर को उठाओ, आर वेक्टर क्या है? आई कैप जे कैप माइनस के कैप। तो आई का कंपोनेंट क्या है? 1, जे का कंपोनेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है? 1, और के कैप का कोफिशिएंट क्या है? -1। इसी तरह से एफ वेक्टर, अब अगला उठाएंगे एफ वेक्टर, इसका क्या है? 7, जे कैप का क्या है? -3, और के कैप का क्या है? -5। समझ गए ना? ऐसे तो यहाँ करा था, आई कैप जे कैप के कैप और 2 3 4 ये ऐसे लिख दिया पहली रो में, और 3 4 5 ये दूसरी रो में। अगर ये हमसे बोलते हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालना है, तो बी वेक्टर वाला 3 4 5 ये पहली इस वाली रो में लिखते हैं, और 2 3 4 इसको बाद वाली रो में लिखते हैं। बताइए जी, सभी को क्लियर है ना? मिलन समझ रहे हो? मिलन समझ में आ रहा है? Yes, sir. समक्ष क्लियर है? Yes, sir. निष्का थोड़ा बहुत कुछ क्लियर है? कनिष्का आवाज आ रही है? नहीं? चलिए जी, तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, बस अब तो सॉल्व करना है। तो कैसे? ये वाला इसका साइन होता है बेटा प्लस, इसका होता है माइनस, इसका होता है प्लस, प्लस माइनस प्लस। तो क्या करिएगा कि आई क्या है, प्लस का आई क्या है, तो प्लस तो लगाने की ऐसा जरूरत भी नहीं होती, लगा दीजिए प्लस आई क्या है, और ब्रैकेट में आपने ये वाला कॉलम छोड़ दिया, ये वाला रो छोड़ दिया, तो 1 × -5, 1 × -5, this into this minus this into this, so minus -1 into -3, minus -1 into -3,
पूरा बड़ा ब्रैकेट क्लोज। समझ गए ना? आई कैप वाला कॉलम छोड़ दो और रो छोड़ दो, तो 1 into -5 माइनस -1 into -3 माइनस -1 into -3, ये हो गया। ठीक, अच्छा जी अगला है जे कैप विद द माइनस साइन, माइनस जे कैप। अब आप ये कॉलम छोड़ दीजिए और ये वाला रो छोड़ दीजिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए, ये वाला रो छोड़ दीजिए, तो 1 into -5 1 into -5। आपने क्या करा, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, तो 1 into -5 माइनस -1 into 7 माइनस -1 into 7, ब्रैकेट बंद। ठीक, ये करने के बाद नेक्स्ट देखिएगा अगला क्या है, प्लस का के कैप, प्लस का के कैप। ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, तो 1 into -3 माइनस 1 into 7 1 into -3 माइनस 1 into 7। अब तो बस सॉल्व करना है। 1 into -5 कितना हो गया, -5, -1 into -3 हो गया +3, और बाहर माइनस साइन है तो -3 माइनस जे कैप। 1 into -5 कितना हो गया, -5, और 7 into -1 -7, -7 into माइनस प्लस का 7 प्लस के कैप। 1 into -3 हो गया -3, और 1 into 7 7 -7 -7 -3 -10, तो ये हमारे पास हो गया -5 -3 -8 आई कैप। 7 -5 कितना हो गया, प्लस का 2, और माइनस साइन तो -2 जे कैप, और ये हो गया माइनस का 10 के कैप। ये हमारे पास आ गया बेटा टॉर्क। टॉर्क बताइए जी, क्लियर है? बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? अनुभा, Yes, अनुष्ठान, sir. ध्रुव, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अच्छा जी। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम थोड़ा सा लंबा है, नेक्स्ट क्लास में कराते हैं एंगुलर मोमेंटम। बताइए जी, नेक्स्ट में कर लें Yes, sir. एंगुलर मोमेंटम कराता हूँ फिर मैं अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। Thank you, sir. ओके, Thank you, ठीक है sir. जी, ओके Thanks, sir. Thank you, sir. ओके।